हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और ये हिस्ट्री की क्लास मैं रन कर रही हूँ आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और साथ ही आपके जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये तीनों ही एग्ज़ाम आपके मई और जून में लगे हुए हैं, तो जिसमें जीआईसी का एग्ज़ाम आपका 3 मई को लगा हुआ है। तो प्रिपरेशन करते रहिए और जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी किसी और वैकेंसी या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, एलटीग्रेड, जीडीसी, डायट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की, तो ये क्लास आपके लिए है। और अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा से हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि हिस्ट्री तो सबकी एक ही होती है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपकी क्वेश्चन वाइज और डिस्क्रिप्शन वाइज आपकी क्लास होती है, जिसमें जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ। टॉपिक मैंने इस तरह से स्टार्ट किए थे कि जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आपके पूछे गए जिस टॉपिक से, वो टॉपिक्स मैं पहले करा रही हूँ, और जिनमें सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक्स हम बाद में कर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या कम होती जा रही है, टॉपिक्स भी उसी तरह से चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करा दिए हैं। तो पहला टॉपिक मैंने कराया था राष्ट्रीय आंदोलन का, दूसरा टॉपिक मैंने कराया है आपको मध्यकालीन संस्कृति से, तीसरा टॉपिक मैंने आपको कराया था मुगल वंश, चौथा टॉपिक मैंने दिल्ली सल्तनत कराया, पांचवा टॉपिक मैंने आपको कराया मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, और छठा टॉपिक आपका चल रहा है ये एशियंट वाला, यानी कि प्राचीन इतिहास का विविध, ठीक है। तो इसमें भी आपके 300 प्लस क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो। और ये आज की आपकी तीसरी क्लास है, ठीक है। तो छठा टॉपिक आपका चल रहा है और ये तीसरी क्लास है। एक क्लास इसमें और होगी कल, तो चौथी क्लास कल होगी, जिसमें हम डेली क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो डेली हम 100 क्वेश्चन करते हैं, तो रोज़ 100 क्वेश्चन की एक क्लास होती है। तो इसमें चूँकि आपके 300 प्लस क्वेश्चन है, तो इसमें 4 क्लासेस होगी, यानी हमने एक क्लास में 100 क्वेश्चन किए, दूसरी क्लास में फिर हमने 100 क्वेश्चन किए, आज तीसरी क्लास है, इसमें हम फिर 100 क्वेश्चन करेंगे, 300 क्वेश्चन हो गए। और चूँकि 300 प्लस क्वेश्चन है, तो चौथी क्लास भी आपकी होगी, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन बचेंगे वो क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे 201 से लेकर के 300 तक, ठीक है। तो रेडी हैं आप सब? तो अगर स्टार्ट करते हैं स्टडी विद एनु के साथ में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्लासेस, कंटेंट, मटेरियल, वो सारा आपको मिल सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने 200 पे एंड किया था, आज 201 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आदि इतिहास में किस शहर को सबसे पहले दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? तो आदि इतिहास में सबसे पहले आपके जेरिको शहर को जो है ना, सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है, ठीक है। तो जेरिको को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, और जहां लगभग आपके 11,000 वर्ष पहले ही मनुष्य ने रहना शुरू कर दिया था। ये जॉर्डन नदी के किनारे स्थित है और माना जाता है कि सबसे पहला शहर जेरिको ही है जो दीवार से घिरा था। 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से इसे छीनकर कब्जा कर लिया और 1994 से ये फिलिस्तीन के अधीन है। हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र जेरिको, सिटी ऑफ पाम ट्रीज के रूप में आता है। बाइबल का पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, यहीं पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजतरंगिणी और कुमारपाल में राजपूतों के कितने वंशों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपके 36 वंशों का उल्लेख। तो उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए किया गया है, और कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुमारपाल चरित्र में राजपूतों के 36 वंशों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें राजपुत्र की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, किस गुज्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया? तो ये है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 तक गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक था।
नागभट्ट ने अरबों से संघर्ष करते हुए पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करी। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया और ये वंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। निम्नांकित में से किस राजा के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था? तो ये था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश का शासक बना। कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था और उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर एक ही चट्टान को काट के बनाया गया था और ये मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। इस मंदिर में कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित की गई है। नेक्स्ट है, किस वाकाटक नरेश ने महाराज की उपाधि धारण की थी? तो ये थे हरिति पुत्र प्रवर सेन। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति ने की थी और जिसको शिलालेखों में वाकाटक वंश केतु कहा गया है। विंध्य शक्ति का पुत्र हरिति पुत्र प्रवर सेन ही एकमात्र वाकाटक वंश का राजा था जिसने सम्राट और महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में वाकाटक राज्य बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक विस्तृत था। पुराणों के अनुसार इसने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। नेक्स्ट है, 600 से 1200 के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है? तो यहाँ पर आपका संस्कृत ग्रंथों का विकास प्रासंगिक नहीं है, साथ ही साथ आपका स्थापत्य कला और कला का परिष्करण प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, देशी भाषाओं का विकास हुआ था और कला और स्थापत्य कला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का उदय भी हुआ था। ठीक है, तो 600 से 1200 में पूर्व मध्यकाल के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय हेतु प्रासंगिक बिंदु थे। देशी भाषाओं का विकास, कला और स्थापत्य कला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का उदय, जबकि संस्कृत ग्रंथों का विकास और स्थापत्य कला और कला का परिष्करण प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट है, संभवतः शकों के द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। शेल्डन पोलाक के अनुसार ये सांस्कृतिक नवाचार क्या था? तो ये सांस्कृतिक नवाचार था राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग। ठीक है, तो सीथियनों को ही भारत में शक कहा गया है। ठीक है, चीनी लेखकों ने इसको सई या साइवांग कहा है। यूनानियों के बाद में भारत पर शकों का हमला हुआ और सर्वाधिक विख्यात और शक्तिशाली शक नरेश जो थे वो रुद्रदामन था। उसका गिरनार और जूनागढ़ अभिलेख आपको मिलेगा चंपू शैली में, विशुद्ध गद्यात्मक संस्कृत भाषा में लिखा गया ये पहला अभिलेख है। और शेल्डन पोलॉक के अनुसार राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग संभवतः शकों के द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया। सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पे रखा गया। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन कहता है कि ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करी। उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया जबकि वहां का शासक उसका मामा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। ये भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। तो अजातशत्रु जो था, ये दोनों ही चीज़ें राइट है। ठीक है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है और यही चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। तो ये है संगमेश्वर। तो बादामी और पट्टदकल के बीच में स्थित महाकुटेश्वर मंदिर समूह नागर शैली के शिखर से युक्त त्रिरथ प्रकार के मंदिर है और इस समूह के मंदिरों में संगमेश्वर मंदिर प्राचीनतम है, जिसका निर्माण विजयादित्य जो कि 697 से 733 ईस्वी के शासनकाल में 725 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस मंदिर का जो विमान यानी कि गर्भगृह है उसकी बनावट त्रिरथ प्रकार की है, जिसका दोहरी दीवारों से युक्त साधार आधितल और स्तंभ युक्त बाह्य प्राचीर विमान के सामने स्थित अर्ध मंडपम का निर्माण करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है? तो गलत तरीके से यहाँ पे सुमेलित है रोमिला थापर। तो आर एस शर्मा की है अर्बन डिके इन इंडिया, जोना विलियम्स की है द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस, ए एल बाशम की है द वंडर दैट वाज इंडिया। रोमिला थापर की नहीं है, ये है मिथ एंड रियलिटीज स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो है वो आपकी है डी कौशाम्बी की। तो ये लिखी हुई है डी कौशाम्बी ने, डी कौशाम्बी के द्वारा। नेक्स्ट है, अग्रहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सही हैं?
तो अग्रहार एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम शताब्दी के मध्य में हुआ था। ये एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की श्रेणी का पदनाम था। सामान्य तौर पर ये अनुदान अस्थायी होते थे। दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। तो ये चारों ही सही हैं। तो गुप्त काल के मंदिरों में और ब्राह्मण वर्ग को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि सभी करों से मुक्त होती थी और उनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। ऐसे भूमिदानों का उद्देश्य एकमात्र शैक्षणिक और धार्मिक था। नेक्स्ट है अभिकथन। तर्क दिया जाता है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों के द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। तो ये गलत है, रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। उक्त काल में कवि अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर होते थे। ये सही है। तो आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों राजाओं की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी। उसके बदले में उन्हें राज्य की ओर से अच्छे पुरस्कार प्राप्त होते थे। परंपरा के अनुसार उन्हें धन के अतिरिक्त भूमि, अश्वरथ, हाथी आदि से भी पुरस्कृत किया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की जाती थी? तो ये पुरातत्व विज्ञान में। कार्बन 14 के द्वारा काल निर्धारण विधि के रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक कहते हैं और इसका प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं और पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल यानी कि समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता था। यदि हम आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी 14 कार्बन यानी कि 14C तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व तक, इससे थोड़ा पहले की आती हैं। ये मत किसका है? तो ये है इरफान हबीब का। नेक्स्ट है राजशेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था जो कि 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक था। ठीक है। तो राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल के और उसके पुत्र महिपाल की राज्यसभा में रहते थे। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। राजशेखर नाटककार कम, कवि अधिक थे और उनके ग्रंथों में काव्यात्मकता अधिक है। वे शब्द कवि हैं, उन्हें लोकोक्तियों और मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया। उनके नाटक रंगमंच के लिए उपयुक्त नहीं है अपितु वे पढ़ने में ही विशेष रोचक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाल रामायण, बाल भारत, विदुषाल भंजिका, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? तो ये है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्हें 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक अथवा खंड खाद पद्धति। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 19 से 24 तक के अध्याय खगोलीय उपकरणों और प्रेक्षणों को समर्पित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नागर शैली नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है और इसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं जो क्रॉस रूप में प्रदान करते हैं। ये सही है। द्रविड़ शैली जो है वो इस शैली को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके पिरामिडाकार शिखर होते हैं। ये भी सही है, पिरामिडाकार शिखर। कश्मीरी शैली में ब्रह्मा विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध भारतीय स्थानीय शैली है। गलत है। बेसर शैली में उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिश्रण है। ये भी सही है। तो कश्मीरी शैली जो है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मार्तंड सूर्य मंदिर का और इस मंदिर का निर्माण कांकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला की विशेषता उसके मेहराब है। मंदिर के स्तंभों और द्वार मंडपों की वास्तुशैली रोम की गोथिक शैली से कुछ अंशों में मिलती जुलती है और उसके स्तंभों में ग्रीक संरचना का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में चीनी, रोमन, ग्रीक और भारतीय शैली की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर इस प्रकार भारतीयों ने कंठस्थ की अपेक्षा ग्रंथस्थ को वरीयता दी, ये गलत है। ठीक है। तो श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ, अर्थात ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा सुनी गई और जगत में फैलाई गई, इन्हें वेद कहते हैं। इनके अलावा अन्य ग्रंथों को स्मृति माना गया, अर्थात मनुष्यों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथ जो वस्तुतः श्रुति को ही मानवीय विवरण और व्याख्या माने जाते हैं। श्रुति और स्मृति में कोई विवाद होने की अवस्था में श्रुति को ही मान्यता मिलती है। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। तो काव्य दृश्य है दंडी की, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, तंत्रलोक के लेखक है अभिनव
गुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन है, ऐतिहासिक विधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोतों की खोज और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और प्रतिपादन सम्मिलित है। इसके अलावा यह प्रतिज्ञप्ति का आधार केवल संयोग है तो तर्क किया जाना चाहिए। प्रलेख के पंथ विशेष रूप से सरकारी प्रलेख के विकास का अधिकांशतः श्रेय, नहीं सी नहीं सही है आपका डी सही है। ओशवाल्ड, स्पेंगलर और इतिहास दर्शन इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक के बीच यूरोपीय अवधिकरण का पश्चिमी प्रहार से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 3 सही है। नेक्स्ट, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये कहा है बेनेडिक्टो क्रोचे ने। ठीक, नेक्स्ट, जावा में निम्नांकित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा है? शिव देवता का जो है वो जावा में सर्वोच्च स्थान रहा है। तो प्राचीन समय में जावा द्वीप को यवद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यवद्वीप। ठीक है, यहाँ बहुत से हिंदू और बौद्ध समुदाय के मंदिर और उनके अवशेष प्राप्त हुए। मैंगलांग के निकट बोरोबुदुर मंदिर संसार का बृहत्तम बौद्ध मंदिर है और यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ भगवान शिव के मंदिर के प्रमाण मिले हुए जो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। 27 दिसंबर 1949 में इंडोनेशिया गणराज्य की स्थापना हुई जिसमें जावा प्रमुख द्वीप है। जावा में स्थित भगवान शिव का प्रम्बानन मंदिर 10वीं शताब्दी का एक अद्भुत और प्राचीन मंदिर माना गया है। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? तो यहाँ पे कुशल संगीतज्ञ थे आपके खारवेल और समुद्रगुप्त। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना है जबकि कुछ पर अश्वमेध पराक्रम उत्कीर्ण होने के साथ ही उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार वो चेदी वंश का शासक था जिसने कलिंग में कई राज्यों का समावेश किया और वो एक कुशल योद्धा था। खारवेल ने अपनी राजधानी में नृत्य और संगीत का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त थे? तो शिव भक्त शासक थे आपके हर्षवर्धन, भोज परमार और गोविंद चंद्र गढ़वाल। शिव भक्त शासक थे। ठीक है, और थानेश्वर के पुष्यभूति वर्धन वंश के शासकों में हर्षवर्धन के पूर्वज जो है वो भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था परंतु चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय दिया और पूर्णतः बौद्ध बन गया। और इसी तरह परमार वंशी भोज और गढ़वाल वंशी गोविंद चंद्र भी शिव भक्त थे जबकि गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट है, अभिकथन ए और तर्क पढ़ना है। तो नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने सुवर्ण द्वीप और यवभूमि के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों के रखरखाव के लिए 5 गांवों का दान दिया था। ठीक, तो यहाँ पर ये कथन है आपका सही। ठीक है, तर्क कहता है कि ये शैलेंद्र राजाओं के द्वारा अपनी मातृभूमि के साथ लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है। ये भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट है, राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा है तो ये सही है। तर्क कहता है कि वो प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में उसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? तो इसने अपने आप को भारवी और कालिदास के समान वर्णन किया है। ठीक है, तो कर्नाटक के बीजापुर में बादामी के निकट ऐहोल नामक स्थान स्थित है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का एक अभिलेख मिला है, ऐहोल अभिलेख। इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे और इस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन है। इस अभिलेख में कवि ने कालिदास और भारवी के नामों का भी उल्लेख किया है तथा पुलकेशन द्वितीय के द्वारा विजित लाट मालव गुज्जर देश के राजाओं का भी उल्लेख है। कथन कहता है कि दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तर्क कहता है कि लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए और लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, ना ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट है अभिनव गुप्त निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? तो वो प्रत्यभिज्ञा के आचार्य थे। अभिनव गुप्त दार्शनिक, रहस्यवादी और साहित्य शास्त्र के आचार्य थे। वे संगीतज्ञ, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री, तर्कशास्त्री भी थे। इन्होंने सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या पर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा प्रत्यभिज्ञा और तीव्र दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर इन्हें तर्क की कसौटी पर व्यवस्थित किया और इनके आरंभिक ग्रंथों में क्रमशोध की रचना 66 लौकिक संवत में और भैरव शोध की 68 संवत में हुई है। नेक्स्ट है कथन कहता है कि नाना देशी व्यापारी संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, कथन तर्क कहता है कि सुमात्रा में लोबुतुआ से प्राप्त 11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। ये भी सही है, तो कारण और तर्क दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? तो ये मिलती है मृक्षकटिक में। मृक्षकटिकम जो है वो संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है और इसके रचनाकार है महाराज शूद्रक। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है। भरत के अनुसार 10 रूपों में से वो मिश्र प्रकरण का सर्वोत्तम निदर्शन है। वस्तुतः इसकी कथा वस्तु का आधार बृहत कथा और कथा सरित सागर में वर्णित कथाओं में मिलता है और इसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। निम्नलिखित शासकों और उनकी उपाधियों के युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हर्ष और परम सौगात सही सुमेलित नहीं है। बुद्धगुप्त का परम दैवत है। कुमार गुप्त का परम भागवत है। प्रवर सेन द्वितीय का परम माहेश्वर है। हर्ष का महाराजा धीराज। तो परम सौगात की उपाधि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने धारण की थी। थानेश्वर के पुष्यबुद्धि वंश में सबसे प्रतापी हर्ष था। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों राजतरंगिणी चीनी यात्री युआन चुआंग के विवरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो लक्ष्मण मंदिर सीरपुर और महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, ये सही सुमेलित है। मेघुती मंदिर ऐहोल जो है वो रवि कीर्ति और मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदल और सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा था, सॉरी। ठीक है, और मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदल त्रिलोक महादेवी वैकुंठ पेरुमाल मंदिर काची नंदीबम सेकेंड। तो लक्ष्मण मंदिर जो है वो महारानी बासटा यानी हर्षगुप्त की पत्नी से संबंधित है। तो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है वो मगध के राजा सूरवर्मन की पुत्री शिवपुर के प्रतापी नरेश महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता हर्षगुप्त की पत्नी महारानी वासटा ने 650 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट है उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ये ग्वालियर का तेली मंदिर है। तो ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख स्थल है और ये शहर और उसका किला उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। 8वीं शताब्दी में गुज्जर राजा के सेनापति तेल्प ने दुर्ग पर दक्षिण और उत्तर भारतीय शैली का मंदिर बनवाया था जिसे तेल्प का मंदिर कहा जाता था। आज इसे तेली का मंदिर कहा जाता है और ये उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है। नेक्स्ट है उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में किसका देउल पंचरथ है? तो ये है आपका लिंगराज, मुक्तेश्वर और राजा रानी का। तो उड़ीसा के मंदिर जो है वो शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। मंदिर निर्माण का कार्य भुवनेश्वर नगर में हुआ। इनमें से लिंगराज, मुक्तेश्वर, राजा रानी पूर्ण विकसित आर्य नगर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके मुख्य भाग अर्थात गर्भगृह को देउल कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा भाग जगमोहन है जो एक प्रकार का मंडप होता है। मंदिर के मुख्य शिखर की खड़ी धारियां उसकी गगनचुंबी शिखरों में भी प्रभावशाली बनाती हैं और इन सभी मंदिरों को रथ का रूप दिया गया है तथा इनका आधार एक विशाल चबूतरा है। शिखर सहित देउल की ऊंचाई 225 फुट रही है और अपने प्रचुर अंकलन तथा उत्तम शिल्प विधि के कारण ये मंदिर निर्माण करने का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जा सकता है। नेक्स्ट है कथन कहता है कि कलचुरी राजा गांगे देव की विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्धि थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और तर्क कहता है कि उसने लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। ये भी सही है लेकिन आपकी व्याख्या सही नहीं हो रही है। ठीक है, तो चंदेल राज्य के दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज्य स्थित था और चेदी पर शासन करने के कारण उन्हें चेदी वंश का भी कहा जाता है। कलचुरी वंश का जो पहला राजा था वो था कोक्कल प्रथम। गांगे देव विक्रमादित्य कलचुरी वंश का एक प्रतापी राजा हुआ। संपूर्ण कलचुरी वंश में सिक्के प्रवर्तित करने वाला गांगे देव पहला और अंतिम राजा था। राजपूत राजाओं में सर्वप्रथम उसी ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित कराए थे जो लक्ष्मी शैली प्रकार के सोने के सिक्के हैं। गांगे देव ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, महामंडलेश्वर जैसी उपाधियों को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है
लेखक और आश्रयदाता राजा। तो हेमचंद्र के आश्रयदाता थे कुमारपाल। जयदेव के आश्रयदाता थे लक्ष्मण सेन। क्षेमेंद्र के आश्रयदाता थे अनंत। राजशेखर के आश्रयदाता थे महेंद्रपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ग्रंथ और लेखक की बात हो रही है। तो नर्ममाला जो है आपकी क्षेमेंद्र की है। रत्नावली जो है वो आपकी हर्ष की है। प्रतिमा नाटक जो है वो भास की है। और मालती माधव जो है वो भवभूति की है। किसकी है? भवभूति की। भवभूति की। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? तो कलिकाल वाल्मीकि कहा था संध्याकार नंदी ने। संध्याकार नंदी जो है वो पालवंशी शासक रामपाल के शासनकाल में थे और जो पालवंश का अंतिम शासक था। संध्याकार नंदी को कलिकाल यानी कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना रामपाल चरित्र में रामपाल के शासनकाल में हुए कैवतों के विद्रोह का वर्णन किया गया है। पाल शासकों के समय में संतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर से धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। तो चेदी वंश के कलिंग राजा खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष भरतवर्ष यानी कि भारतवर्ष पर आक्रमण किया और ये भारतवर्ष मगध और मथुरा के बीच स्थित गंगा घाटी का कोई प्रदेश था, न कि संपूर्ण उपमहाद्वीप। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना करी है? तो ये सातवाहन शासक हॉल में की गई थी। यदि प्रारंभिक सातवाहन शासकों के युद्ध में सातकर्णी प्रथम तो शांति में हाल महानतम था। हाल एक बड़ा कवि था तथा कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में एक मुक्तक काव्य की रचना करी है और उसकी राजभाषा में बृहत कथा के रचयिता गुडांड पैसाची प्राकृत भाषा में रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मंदिर का उत्पादन एवं बिक्री निश्चित कर दिया था? तो ये है कुमारपाल। तो प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मदपान और धृतकीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। कुमारपाल जैन था, फिर भी उसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था तथा सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की थी। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे लेखक और पुस्तक का शीर्षक। तो टीवी महालिंगम जो है वो गलत सुमेलित है क्योंकि टीवी महालिंगम की पुस्तक पल्लवों के उदय के विषय में है, न कि पांड्यों के उदय के विषय में है। जबकि द पांड्यन किंगडम जो है वो श्री के नीलकंठ शास्त्री की किताब है। तो पल्लव दक्षिण भारत में शासन करने वाले एक प्रमुख राजवंश थे। पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु था और पल्लव वंश का प्रथम महान शासक जो था वो महेंद्र वर्मन प्रथम था। महाबलीपुरम शहर तथा वहाँ के मंदिरों का जो निर्माण है पल्लवों ने कराया है और कांची का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड है वो एस.के. मैत्री की है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग आर.के. मुखर्जी की है और आर.सी. मजूमदार की है। हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते थे? तो बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते थे गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोन्नयन। ठीक है, सधर्मचारिणी संयोग आपका नहीं होता था। ठीक है, तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन ये तीनों जन्म के पूर्व संपादित होते थे। सबसे पहले गर्भाधान, फिर पुंसवन आता है और फिर सीमांतोन्नयन आता है। ये तीनों संस्कार बच्चे के जन्म के पूर्व आते हैं, जबकि सधर्मचारिणी एवं संयोग 16 संस्कारों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया है? तो शिव को अंकित करवाया हर्ष ने, शशांक ने, वासुदेव ने और विम कट फिसिस ने भी। ठीक है, वासुदेव ने 275-300 के मध्य जारी किया था और इस सिक्के में अपने पूर्वजों के द्वारा जारी सिक्के के साथ बेहतर साम्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अभिलेख का स्थान और अभिलेख प्रचलन करता। तो यहाँ पर आपका जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रामन के द्वारा प्रचलित किया गया है। इसके अलावा मंदसौर जो है वो आपका कुमारगुप्त के द्वारा प्रचलित है और जौगढ़ जो है वो अशोक के द्वारा प्रचलित है और मेहरौली जो है वो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा प्रचलित है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख में संवत 72-150 ईस्वी के अभिलेख में रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है।
मंदसौर भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख अभिलेख है और उसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। जौगढ़ का अभिलेख अशोक ने खुदवाया है। जौगढ़ उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है, जिसमें कलिंग की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करने का आदेश दिया है। और मेहरौली का जो अभिलेख है वो राजा चंद्र ने खुदवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम है। नीचे दिए गए कूट से सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार उनके अनुक्रम को इंगित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आ जाएगा पाटक, ठीक है, उसके बाद आएगा कुल्यावाप और फिर उसके बाद आएगा आपका द्रोणवाप। तो गुप्त सब बड़े से छोटे के अनुसार देखा जाए तो पाटक, कुल्यावाप और द्रोणवाप का नाम आता है, ठीक है। और छोटे से देखें तो कुल्यावाप आएगा, फिर द्रोणवाप, फिर पाटक। अनेक अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे गढ़वाल के अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है। गढ़वालों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें से एक जलकर भी था, जो कि गढ़वाल के अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है, कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। तो ये थे आपके अप्पर सुंदरमूर्ति और मणिक वासगर। राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गलत है? तो ये है आपका, एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काटकर बनाया गया था, ये गलत है। जबकि इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया है। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था और कविराज मार्ग का लेखक नृपतुंग, ठीक है। नेक्स्ट, कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को कालक्रम में रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे दुर्लभ वर्धन, उसके बाद आ जाएंगे चंद्रापीड़, उसके बाद आ जाएंगे ललितादित्य, फिर आएंगे आपके अवंती वर्मन। तो दुर्लभ वर्धन जो है वो 596 के आसपास के हैं। फिर उसके बाद में चंद्रापीड़ जो है वो 682 के आसपास के हैं। और ललितादित्य की बात करें तो 724 के आसपास के हैं। और अवंती वर्मन की बात करें तो ये 855 के आसपास के हैं। एडी की बात हो रही है, ठीक है। और दुर्लभ वर्धन जो थे वो आपके कारकोट वंश के थे, ठीक। और चंद्रापीड़ भी आपके कारकोट वंश की, सभी कारकोट वंश के ऑल। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उसके लिखे जाने के क्रम में कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये सबसे पहले लिखी गई थी विक्रमांजुन विजय, फिर उसके बाद में मिताक्षरा, उसके बाद में लिखी गई है मान सोल्लास, फिर लिखी गई है चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी और ये ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। मानसोल्लास कल्याणी ने चालुक्य प्रशासक सोमेश्वर तिथि, जो कि 1126 से 1138 तक बैठता है, और उसके द्वारा रचित शिल्पशास्त्र की पुस्तक है। विक्रमांजुनविजयम 10वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है। चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमांत पंत के द्वारा लिखी गई बहुत ही धार्मिक पुस्तक है। और इन पुस्तकों के कालक्रम को देखा जाए तो वो इसी तरीके से थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है तथा लाट सांधी विग्रहिक है? तो ये है कल्याण चालुक्य, ठीक है। तो कल्याणी के जो चालुक्य के अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, जो कि लाट सांधी विग्रहिक कल्याणी चालुक्य 10वीं और 12वीं शताब्दी के राजा थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं को कालक्रमानुसार रखिए। तो कालक्रमानुसार दिख गया है, पहले आएंगे प्रतिहार भोज, फिर कलचुरी कर्ण आएंगे, फिर गढ़वाल गोविंद चंद्र आएंगे, फिर चंदेल परमर्दी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन लोगों का सन देख सकते हो, ठीक है। चले, नेक्स्ट है मंदिर और निर्माण कत्री रानी के बारे में बात करेंगे। तो किसने कौन सा मंदिर बनवाया है? तो यहाँ पर बात करते हैं ब्रह्मोश्वर मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में है। ये बनवाया था कोलावती देवी ने, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर सीरपुर में बनवाया था वासाट ने। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल में बनवाया था त्रैलोक्य महादेवी ने। और विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल में बनवाया था लोक महादेवी ने, ठीक है। इस तरह से मिलान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ और लेखक को मिलाना है। तो कुवलय माला जो है वो आपकी उद्धोतन सूरी की लिखी हुई है। सम्राइच कहा हरिभद्र की लिखी हुई है। तिलक मंजरी लिखी है धनपाल की।
और यशस्ती कलक चंपू लिखी है सोमदेव की। ठीक है, नेक्स्ट, गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गोलकी मठ के विषय में सही कथन है आपका कि ये डाहल मंडल में स्थित था और यह एक शैव मठ था और इसके रखरखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने गांव को दान दिया था और ये सद्भाव शंभु मठ के महंत थे। ठीक है, सभी सही हैं आपके, यही चीज इसमें लिखी हुई है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था तो कूपों के द्वारा सिंचाई हेतु इसको कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन कहता है कि जयवर्मन द्वितीय ने कम्बुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि इसके द्वारा वो कम्बुज को स्वतंत्र रखना चाहता था, ये भी सही है और व्याख्या भी आपकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे लेखक और पुस्तक का शीर्षक मिलाना है तो पुस्तक का शीर्षक देख लेते हैं पहले, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। तो हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, सॉरी सिक्स नहीं है, सिख है, तो हिस्ट्री ऑफ सिख। ठीक, तो हिस्ट्री ऑफ सिख जो है वो जेडी कनिंघम की है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सिख है आपकी जेडी कनिंघम की। हिस्ट्री ऑफ द जाट्स है आपकी केआर कानूनगो की। ठीक है, रघुबीर सिंह कहाँ गई, दो मिल गए ना। हिस्ट्री ऑफ द मराठास है आपकी जेम्स ग्रांड डफ की। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ मालवा इन ट्रांजिशन है आपकी रघुबीर सिंह की। ठीक है, ऐसे मिला लिया। नेक्स्ट, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा में प्राप्त होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में अंडवल्ली में, तो आंध्र प्रदेश में स्थित अंडवल्ली की गुफाएं विजयवाड़ा से 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस गुफा को बलुआ पत्थर के पहाड़ को काट के बनाया गया है। इन गुफाओं का अस्तित्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में मिलता है और ये गुफा 4 मंजिला है और इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा भी रखी हुई है और इस गुफा में रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, वो चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजयबाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंगली राजकुमार से कर दिया, वो कौन था? तो वो था कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, तो कुलोतुंग प्रथम जो था वो 1070 से 1120 तक बैठा और पूर्वी चालुक्य नरेश राज का पुत्र था, किंतु उसमें चोल रक्त का मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। उसका स्वयं का विवाह कोप्पम युद्ध के विजेता राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से हुआ था। कुलोतुंग ने अपने विद्रोह को दबाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वो अपने समय का एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। इसी बीच सिंघल ने राजा विजय बाहु ने कुलोतुंग के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। 1072 से 73 में उसने अपना अभिषेक किया और कुलोतुंग को उसकी स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ी। कालांतर में दोनों के बीच संधि हो गई और कुलोतुंग ने अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार के साथ में कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मेवाड़ के शासकों में सबसे पहले आएंगे राणा कुंभा, उसके बाद आ जाएंगे राणा सांगा, नहीं सॉरी, राणा कुंभा के बाद आ जाएंगे ये क्या नाम है इनका, राणा उदय की राणा उदय है भगवान जाने। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे राणा रायमल, फिर आएंगे राणा सांगा। ठीक, तो खिलजी वंश के पतन के बाद मेवाड़ यशस्वी रतन सिंह के योग्य पुत्र राणा हम्मीर देव के कुशल नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। उसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और सिसोदिया वंश की नींव डाली। 1318 से 1364 तक शासन किया। राणा कुंभा 1433 से 1468 तक मेवाड़ के महान शासक थे और इसका वास्तविक नाम कुंभकर्ण था। कुंभा के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका और एक लिंगम माल्य नामक ग्रंथ के अंतिम भाग की रचना की। कुंभा के उदा और फिर रायमल शासक हुआ। राणा सांगा रायमल का पुत्र था। 17 मार्च 1527 में राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट है, लेखक और पुस्तक के शीर्षक को मिलाएंगे। तो लेखक है जीपी गूज जो है इनकी पुस्तक है हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक, एडवर्ड गिबन की है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ओसवाल्ड स्पेंगलर की है द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। आरजी कॉलिंगवुड की है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था कि ऐतिहासिक प्रमाणित होती है, तो ये है स्वप्नवास वद्धता के द्वारा।
तो बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराणों में उसे दर्शक कहा गया। महाकवि भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता से भी दर्शक की ऐतिहासिक प्रमाणित होती है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल और विलासी थे, अतः शासन तंत्र शिथिल पड़ गया, चारों ओर षड्यंत्र और हत्याएं होने लगी। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे घटनाओं का कालानुक्रम इस प्रकार है। सिकंदर के द्वारा पर्सिपोलिस को जलाना, ये हुआ था 330 बीसी में, ठीक। और फिर उसके बाद में सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है 326 बीसी में, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर क्षत्रप फिलिप की हत्या हो जाती है 326 बीसी में। फिर उसके बाद में त्रिपेरेदिसस की संधि होती है 321 बीसी में, ठीक है। हो गया कालक्रम में लगा दिया। नेक्स्ट, वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गढ़ के थे? उन्होंने शौर्यपूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्महत्या कर लिया, जैसे परवर्ती कालीन राजपूत जौहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हो। ये था अग्लेसिस। सिकंदर को भारत से वापस जाते समय रास्ते में कुछ अन्य भारतीय गणराज्यों के प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। व्यास और चिनाब नदियों के संगम के आसपास शिवी और अग्लेसिस जातियां निवास करती थी। शिवी लोगों ने बिना किसी युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु अग्लेसिस जाति ने एक विशाल सेना के साथ उनका सामना किया। उन्होंने अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को आग में झोंक दिया और स्वयं लड़ते लड़ते मारे गए। किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था कि प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वो झूठे लोगों की जमात है? डायमेकस का उस सूची में पहला स्थान है, मेगस्थनीज दूसरे नंबर पर आता है, जबकि आनेस्क्रिट्स तथा नियाकस किसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं, तो वो है आपका स्ट्रैबो, ठीक है। तो स्ट्रैबो यूनानी भूगोलविद और इतिहासकार था। उसका जन्म एशिया माइनर के मासिया स्थान में ईसा से लगभग 63 वर्ष पूर्व हुआ। क्लासिकल ग्रीक रोमन लेखक स्ट्रैबो ने कहा कि प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा वो झूठ लोगों की जमात है। डायमेकस का उस सूची में पहला स्थान है, मेगस्थनीज दूसरे, जबकि आनेस्क्रिप्स का नियाकस। उसी प्रकार अन्य लोग हगलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। नेक्स्ट है, नरेश और विरुद्ध की बात करते हैं। तो गोंडोफर्नीज के विरुद्ध था देवव्रत, कनिष्क के विरुद्ध था देवपुत्र, प्रवरसेन के विरुद्ध था धर्म महाराज, और समुद्रगुप्त के विरुद्ध था धर्म प्राचीन बंधन, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ले सैलो खात गुहा खोदी गई थी तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो पूना से 35 मील की दूरी पर स्थित कार्ले गुफा में 4 गुफाएं हैं। कार्ले का प्राचीन नाम बालूरा का था और ये 100 ईस्वी प्रथम शताब्दी के सातवाहन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुहा मंदिरों में कार्ले से अधिक विकसित, पूर्ण, अलंकृत और सुंदर और कोई उपस्थान नहीं है। कार्ले गुफा की लंबाई 124 फीट 3 इंच और चौड़ाई 45 फीट 6 इंच है। छापाकार छत की फर्श से ऊंचाई 45 फीट है। मध्य भाग और पार्श्व भागों के बीच में 37 स्तंभों की एक पंक्ति है। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। निम्न मंदिरों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा महाबलीपुरम का तटी मंदिर, उसके बाद आएगा बैकुंठ पेरमाल मंदिर, फिर आएगा गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, फिर आएगा एरावतेश्वर मंदिर। ये हो गया कालक्रम अनुसार। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडीज के शैलेंद्र वंशी शासकों ने के किन निम्न भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे? तो ये थे आपके चोलों के साथ और पाल के साथ में। ईस्ट इंडीज के शैलेंद्र वंशी, ठीक है, तो छोड़ो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है और ये कब और कहाँ लिखी गई थी? तो ये सतपथ ब्राह्मण है जो कि 1089 में कश्मीर में लिखी गई थी पांडुलिपि, ठीक है। तो सतपथ ब्राह्मण 1089 कश्मीर में पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है। नेक्स्ट है, लेखक और पुस्तक के शीर्षक को मिलाएंगे। तो देखो भैया, दंडिन की जो पुस्तक है वो है आपकी दश कुमार चरितम, है ना। भास की पुस्तक है आपकी प्रतिमा नाटक, हेमाद्री की है आपकी चतुर्वर्ग चिंतामणि और भवभूति की है उत्तर रामचरित। राजा का नाम और विरुद्ध,
नरसिंह वर्मन प्रथम के विरुद्ध था वातापी कोंड। कोलोत्तुंग प्रथम के विरुद्ध था सुगमतावित्र सॉरी। नंदीवर्मन तृतीय के विरुद्ध था तेलारे रिंद। पुलकेशन द्वितीय के विरुद्ध था सत्याश्रय। ठीक, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? तो ये है आपकी श्रवणबेलगोला की गोमट की एकाश्मक प्रतिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तमिल कवि कांची से संबंधित थे? तो कांची से आपके संबंधित तमिल कवि थे अप्पर और सुंदर मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, राजवंश और संस्थापक देख लेते फटाफट से। तो उत्तरगुप्त जो आपका राजवंश था वो कृष्णगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। मौखरी राजवंश अश्वपति के द्वारा स्थापित किया गया। पुष्यभूति के जो राजवंश है नरवर्धन के द्वारा स्थापित किया गया। और वर्मन राजवंश जो है वो पुष्यवर्मन के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये ऑलरेडी सुमेलित थे। ठीक है, चलो। हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युआन चुआंग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला था? तो ये था कश्मीर नरेश, कांची नरेश और वल्लभी नरेश। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। चलो बाद में देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। कथन है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम, जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता था, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। तो अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। तो अस्थिर व्यक्ति का अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कारण कहता है कि किसी समय वो जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु उसे छोड़कर वो शैव धर्म में चला गया। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, तो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन जो है प्रथम, जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता है, पल्लव वंश के महानतम शासकों में है। उन्होंने मत्त विलास, विचित्र चित्र, गुड़भर आदि उपाधियां ग्रहण की और वो एक महान निर्माता, कवि और संगीतज्ञ थे। अतः कथन ये आपका बिल्कुल गलत है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पर के अभाव में जैन धर्म का परित्याग कर दिया और शैव मत ग्रहण किया, और उसने अनेक गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया था तथा मत्त विलास प्रहसन की रचना भी की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? तो वो थे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य ये दावा करते हैं कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था, और इस वंश के शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ के कैथोम लेख में कहा गया। 59 चालुक्य राजाओं ने अयोध्या में राज्य किया, फिर वे दक्षिण चले गए। इसके अतिरिक्त इस वंश के राजाओं और उसके सामंतों के कन्नड़ भाषा के लेखों से तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, और इन साक्ष्यों में उन्हें वातापी के चालुक्यों का वंशज और अयोध्या का मूलवासी बताया गया। नेक्स्ट है, भृगु वंश के श्री जय इंद्र वर्मन महाराजा धीराज ने किस पर शासन किया था? तो चंपा पे किया था। ठीक है, इन्होंने चंपा पे 1167 से 1192 तक शासन किया, और चंपा का आधुनिक नाम क्या है? वियतनाम है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना करी? तो ये विहग्र राज ने करी थी सरस्वती मंदिर नामक संस्कृत शिक्षा संस्थान की स्थापना, और ये चौहान वंशी शासक था। साथ ही इसने अन्ना सागर झील का निर्माण भी करवाया है। नेक्स्ट है, शैलेंद्रों के द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह पर स्थित है? तो ये बोरोबुदुर में है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित महायान बौद्ध विहार है, और इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के शासकों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, परम सौगात की उपाधि क्या थी? तो राजवर्धन की उपाधि थी ये। परम हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी, और उनकी हत्या गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से कर दी थी। नेक्स्ट है, लेखक और पुस्तकों को हमें मिलाना है। तो भैया बाण भट्ट की हर्षचरित है, ये बहुत अच्छे से पता है। ठीक, बिल्हड़ की क्या है? तो बिल्हड़ की है आपकी विक्रमांक देव चरित्र। बाण की आपकी है हर्षचरित। सोमेश्वर द्वितीय की है अभिलाषितार्थ चिंतामणि, और विज्ञानेश्वर की है आपकी मिताक्षरा। निम्नलिखित मंदिरों में कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं? तो भारत के पूर्वी भाग में आपका स्थित है सूर्य मंदिर, कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर पुरी। ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर आपका दक्षिण में पड़ जाएगा, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी आपका दक्षिण में पड़ जाएगा। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर आपको उड़ीसा प्रांत में स्थित है, और मदुरै मीनाक्षी मंदिर तिरुवनंतपुरम में, पद्मनाभन स्वामी का मंदिर दक्षिण भारत में है। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो व्यवस्थित करते हैं। तो डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख,
तो डेरियस का बहिस्तून अभिलेख जो है वो 520 से 518, तो ये सारा ही कालक्रम में व्यवस्थित है। तो ये बात होती है 520 से ये 518 में है, ठीक है। डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख जो है वो 518 से 515 तक जाता है, ठीक। डेरियस का पर्सीपोलिस अभिलेख जो है वो आपका 515 में जाएगा, और हकमनी राजधानी पर्सीपोलिस का जलना जो आएगा वो 331 BC में आएगा। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल अमरावती को किस नाम से जाना जाता है? तो अमरावती को धरणी कोट के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती सातवाहन युग में निर्मित स्तूप हेतु प्रसिद्ध है और इसका प्राचीन नाम धरणी कोट यानी कि धान्य कटक है, कटक था। कौन इष्टिका मंदिर है? तो यहाँ पर इष्टिका मंदिर है आपका दीनाजपुर का बेग्राम मंदिर, बर्दवान पश्चिम बंगाल का साथ देउलिया मंदिर, और आपका बहुलारा बांकुरा पश्चिम बंगाल का सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक। बांग्लादेश के दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर, पश्चिम बंगाल के बर्दवान का सत देउलिया का बाहुलारा, बांकुरा का सिद्धेश्वर ईंटों से निर्मित मंदिर है, जबकि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित मां चामुंडा को समर्पित बेताल देउल मंदिर पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट है, गांगेय देव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का निम्न में से किन शासकों ने अनुकरण किया है? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल, परमारदी देव चंदेल और उदयादित्य परमार ने किया है। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य को प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए वितस्ता नदी पर बांध बनवाया था? तो ये बनवाया था अवंती वर्मन ने। कश्मीर के उत्पल वंशी प्रथम शासक अवंती वर्मन ने वितस्ता नदी पे बांध बनवाया और उसके अभियंता सुय ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया था। अभिकथन कहता है कि हेमचंद्र रचित 12वीं शती की विलक्षण रचना कुमार पाल चरित्र एक लंबा काव्य है जिसमें गुजरात के चालुक्य राजाओं का विवरण है। तो यहाँ पर ये वाला अभिकथन आपका राइट है। नेक्स्ट है, तर्क कहता है कि इसमें संस्कृत और प्राकृत व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी मिलते हैं। तो यहाँ पे तर्क भी सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, काकड़ाव प्राचीन नाम था। तो काकड़ाव प्राचीन नाम था आपका सांची का। तो सांची का प्राचीन नाम काकड़ाव था। सांची के एक लेख के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आम्रकार्दव नामक एक बौद्ध को उच्च पद पर नियुक्त किया था। उसने काकना दवार अर्थात द्राकवाड़ के महाविहार को 25 दिनार दान में दी थी और उसके सूद में उसके दीपक जलाया जाता था तथा 5 भिक्षुओं को भोजन दिया जाता था। मध्य प्रदेश में स्थित सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पहाड़ी पर मौर्य शासक अशोक ने विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। यहाँ 3 स्तूप मिलते हैं। महास्तूप में बुद्ध के, दूसरे में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तिथि में शारिपुत्र और सौदग लायन नामक बुद्ध के प्रति शिष्यों के अवशेषों पर निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य था? तो यहाँ पर सुंदर मूर्ति जो है वो शैव आचार्य था। दक्षिण भारत में शिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार था। दक्षिण में शासन करने वाले चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल आदि राजवंशों के समय में शैव धर्म की उन्नति हुई और शिव के अनेक मंदिर तथा मूर्तियां बनाई गई। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों के द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई थी, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंध, सुंदर मूर्ति, मणिक, वाजगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। इनमें अप्पार, जिसका दूसरा नाम तिरुनानु नुक्करशु भी मिलता है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था और उसका जन्म तिरुगमूर के वेल्लाल परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल की सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूमि अंधारों की संख्या में वृद्धि हुई, ये सही है। जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी सही है। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, ये भी सही है। लेकिन केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, ये सही नहीं है। तो पूर्व मध्यकालीन समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ जिसे सामंत कहा जाता था। यह समाज का सबसे शक्तिशाली वर्ग कहा जाता था। केंद्रीय शक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिनके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। सामंतवाद के विकास में तत्कालीन शासकों के द्वारा प्रदत्त भूमि और ग्राम अनुदानों का भी प्रमुख योगदान रहा। आर एस शर्मा का विचार है कि भारत में सामंतवाद का उदय राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों और प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को भूमि तथा ग्राम दान में दिए जाने के कारण हुआ। भूमि अनुदानों की अधिकता के कारण हुए भूमि तथा शक्ति में असमान वितरण से समाज में नए वर्गों का उदय हुआ, जिनके लिए परंपरागत वर्ण व्यवस्था में स्थान खोजने का प्रयास पूर्व मध्यकाल के व्यवस्थाकारों ने किया था। समाज में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से विवाह, खानपान तथा अस्पृश्यता के नियम अत्यंत कड़े कर दिए गए। नेक्स्ट है, नारद ने स्त्री को द्वितीय पति प्राप्त करने की अनुमति दी है यदि उसका प्रथम पति क्या हो?
तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका प्रथम पति, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। नपुंसक हो, जाति से पतित हो गया हो, मर गया हो या प्रवजित हो गया हो। ठीक है। किसने वाजपेयी यज्ञ किया? तो वाजपेयी यज्ञ किया था प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 तक वाकाटक वंश का अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण करी। इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा सूचित होती है। वो एक विजेता शासक था जिसने अपने राज्य को सभी दिशाओं में विस्तृत किया। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। उसने 4 अश्वमेघ तथा एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैज्ञिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। अल्तेकर का अनुमान है कि उसने प्रत्येक यज्ञ एक एक सैनिक अभियान की समाप्ति पर किया होगा। प्रथम अभियान में उसने मध्य प्रांत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग को जीता। द्वितीय सैनिक अभियान दक्षिण में हुआ, उसमें उसने दक्षिणी बरार और उत्तरी आंध्र प्रदेश को जीता। अपने शेष अभियानों में प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ के शकों के ऊपर विजय प्राप्त की होगी। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप प्रवरसेन ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। नेक्स्ट है, किसने विधवाओं के मुंडन की संस्तुति की है? तो ये कि उपरोक्त में से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो विधवाओं के मुंडन की संस्तुति नहीं की गई है किसी भी ग्रंथ में। धर्मसूत्र साहित्य में कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ। स्मृतियों का निर्माण हिंदू धर्म के चरम विकास को सूचित करता है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विशेष प्रकाश डालती है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न ग्रंथों का प्रणयन हुआ और इनकी संख्या विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मिलती है। वहाँ पद्म पुराण में इनकी संख्या 36, बुद्ध गौतम में 56 और वोट मित्रोदय में 57 दी गई है। मनुस्मृति में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है और इसकी रचना शुंग काल ईसा पूर्व 2वीं सदी के लगभग हुई थी। अधिकांश स्मृतियां इसी को समर्पित करके लिखी गई हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में मनुस्मृति का प्रमाण दिया गया है और इन दोनों स्मृतियों में विधवाओं के मुंडन की संस्तुति नहीं की गई है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है समाप्त और आज की क्लास भी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अब कल हम करेंगे 301 से लेकर के 362 तक। तो 62 क्वेश्चंस करने हैं हमें खाली। तो कल की क्वेश्चन आपकी कल की क्लास लास्ट क्लास होगी और कल मैं बताऊंगी कि परसों से आपका कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है। तो 7वां टॉपिक शुरू हो जाएगा, उसके लिए बी रेडी। चलो मिलते हैं कल। बाय बाय।